जब आप 18-19 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो पैसा आपका खुद का नहीं होता है। आप किसी से बोरो करते हो, उधार पे लेते हो। घर में दादी होगी, माँ होगी, कोई और होगा। पापा तो कभी पैसा नहीं देंगे, ये तो मैं आपको बोल दूँगा। ये कोई घर में कोई दादी या नानी कोई देगी, ले चल मेरा 20,000 ले, लगा दे, मेरे को बढ़ा के देना। बिकॉज़ उनको कुछ उतना पता नहीं है, वो भी सोचते हैं चले कुछ कर रहा है तो दे देते हैं इसको। आप आएँगे बुल मार्केट में। बुल मार्केट में कमाएँगे पैसा, पैसा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब पैसा बढ़ता है, पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ एक और चीज़ घटती है, वो है इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस। उस समय आपको रिस्क जो है ना, लगता ही नहीं है कि रिस्क क्या है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी एक साइड चल रही है पढ़ाई, जो आपके आगे आने वाले 40-50 साल को फ्रेम करेगी, और दूसरे साइड चल रहा है शेयर बाजार, जो आप 20-30 हज़ार लगाकर आपको लग रहा है कि मैं राजा भोज बन जाऊँगा इसी से। ये पहली गलती है। अगर आपका शेयर बाजार आपकी पढ़ाई के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो उतना शेयर बाजार ना करे कि आपकी वो पढ़ाई के साथ इंटरफेयर करेगा, बिकॉज़ पढ़ने का समय वापस नहीं मिलेगा लाइफ में। शेयर बाजार करने का समय आपको फिर मिलेगा वापस, ज़िंदगी पड़ी है करने को। लेकिन अनलेस आपको इन्फोसिस ढूँढ के निकाल लिया और 1000 गुना कर लिया और वहाँ आपका 1 लाख का 10 करोड़ बन गया, तो दूसरी बात है। लेकिन आप इस पढ़ाई में इस एंगल से अगर आप सोचेंगे कि मैं एक बार पढ़ाई छोड़ दूं, मैं स्टॉक मार्केट देखूं, तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एक कॉलेज वाले के लिए होता है कि अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं करें। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल नहीं देखना, आप मत देखिए, आप लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ फोकस रहिए। मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं कॉलेज में था तो शेयर मार्केट आया, शेयर हर्षद मेहता आया, और जल्दी से हर्षद मेहता की हवा निकल गई 92 में, और स्टॉक्स नीचे आ गए। जब स्टॉक्स नीचे आते हैं ना, तो हर आदमी क्या करता है, उसको देखना बंद कर देता है। अच्छा, घर में जिससे उसने 20,000 रुपए लिए होंगे इन्वेस्ट करने के, वो उससे मुंह छुपाता फिरेगा फिर, कि वो फिर देखते ही पूछ लेगी। अच्छा, उसने किसी को बोला नहीं है कि मैंने इसको 20,000 दिया, तो अलग से अकेले में पूछेगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है निकालने के लिए, और वो आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है। मतलब शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा है जैसे गलत संगत में पढ़ना। बोलते हैं ना कि संगत अच्छे रखो दोस्तों की, तो ये गलत संगत इसलिए है क्योंकि ये आपके मेन काम के साथ इंटरफेयर करेगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी इस कॉम्प्रोमाइज पे आपको आना नहीं चाहिए, अनलेस आप कोई 5 करोड़ रुपया लेकर आप समझ लिए कि हाँ मैं समझ गया हूँ और 5 करोड़ का मैं सीधा 50 करोड़ बनाऊंगा। अदरवाइज ये काम करके कोई फायदा नहीं है। तो पहला मेरा यही सजेशन है। स्टार्ट करने के पहले मैं बोलूंगा, तो क्या कॉलेज वाले इंसान को क्या स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, उसे करना चाहिए। लेकिन कैसे कर रहा है वो क्या किताबें पढ़ रहा है? दुनिया में 100, 200, 300 किताबें हैं लोगों की, जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाए उनकी, ऑथर्स की नहीं, कि जो दो लोगों को बताकर, प्रोफेसर्स की नहीं। जैसे काफी लोग, आप लोग एमबीए किए होंगे, एक सीएपीएम सिखाया जाता है मार्कोविच का। मार्कोविच ने जिंदगी में खुद शेयर नहीं लिए, उसने सीएपीएम कर लिया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, 2 स्टॉक पोर्टफोलियो के साथ, और सारी दुनिया सीएपीएम पढ़ रही है। मुझे एक और एमबीए इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था एक कोर्स कराने के लिए, तो मैंने बोला मैं सीएपीएम नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऊपर से दिल्ली से फोन आया, क्यों नहीं पढ़ाओगे आप? मैं बोला बिकॉज इसका कोई व्यूज ही नहीं है सीएपीएम का। तो ऐसी चीजें जो किताब उन लोगों ने बताया है और लिखा है, जो जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट किया ही नहीं है, आप उसकी किताब पढ़ के क्या करेंगे? आपको अगर अमेरिकन कंसेप्ट में पढ़ना है तो 3, 4, 5 चीज मैं बोलता हूँ, आप लिस्ट ले लें या रिवाइंड करके वापस इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पहले तो वॉरेन बफेट के लेटर्स आपको पढ़ना है, 1958 से लेकर 2020, 21, 22 तक सारे, कैसे फ्लो चेंज हो रहा है। 58 से 73 अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं अवेलेबल होता है। तो वो लेटर पढ़ने से आपको बिजनेस की जानकारी पड़ेगी कि एक बिजनेस कैसे चलाया जाता है। तो वॉरेन बफेट के लेटर्स, वॉरेन बफेट की एक किताब है एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका और लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स। वो किताब बहुत अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हैं। पीटर लिंच की किताब है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, वो आप पढ़ें, उससे बहुत आपको ज्ञान मिलेगा कि कैसे कैसे कंपनी देखी जाती है, किस हिसाब से। ये लाइट रीडिंग टाइप बुक्स है, इसमें कोई बहुत डीप फोकस, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ना पड़े ऐसा नहीं है, आप बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, घूमते फिरते पढ़ सकते हैं। तीसरी किताब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जॉन ट्रेन करके हैं, उनकी है मनी मास्टर्स ऑफ आवर टाइम। ये सब बहुत हैवी ड्यूटी इंग्लिश किताब है। तो आप अगर थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट नहीं समझेंगे तो आपको हर स्टॉक लगेगा ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। फोर्थ मेरी जो बहुत ही फेवरेट है, रेमिनेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, मतलब ये जेसी लिवरमोर की किताब है। कोई दिन हम जेसी लिवरमोर के ऊपर करेंगे। 1929 में अमेरिका का रिचेस्ट आदमी बन गया था, जब वो ग्रेट डिप्रेशन था। तो ये बेचता था शेयर, इसे पता था मार्केट फटने वाला है, ये बेचता था और ये पूरा पैसा अमेरिका का खोता था, और ये एक साइड आता था। एक और तो लोग इसको आकर बोले कि भाई तुम अपने सौदे खटा लो, नहीं तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तुम्हें देने को। तो इसने अपने सौदे काटे उस समय। फाइनली जो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी वाली किताब थॉटफुल इन्वेस्टर, दुकानदारी नहीं है, मैं दुकानदारी करता बहुत कम हूं, और थोड़ा तो करना ही पड़ता है ना, ऐड जो चलाते हैं आपके सामने, तो दुकानदारी है, कैसे बोलूं कि करता नहीं हूं। लेकिन ये किताब आपको टेक्स्ट बुक की तरह पढ़नी है, थॉटफुल इन्वेस्टर। आपको मिल जाएगी, अमेजन में भी है, हर जगह है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर बाय चैप्टर धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। इसके बाहर मेरे हिसाब से जो मुझे पता है और जो दुनिया में होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसके बाहर है। हाँ, क्या इसके बाहर है जो मैं बताऊंगा। ये किताब लिखी गई थी 4-5 साल पहले, तो समय निकल गया। तो नैस्डैक के जो अभी वाले जो शेयर है, जो चैट जीपीटी हुआ या क्लाउड हुआ, ये सब इसमें चर्चा नहीं है, बिकॉज आज से 5-6 साल पहले वो था ही नहीं, तो कैसे चर्चा होगी। तो आते हैं वापस हम लोग अपने इस फील्ड में कि हम आगे कैसे एक नॉर्मल कॉलेज गोअर के लिए इन्वेस्टिंग को बताएं कैसे इजी हो सकता है। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको वीडियो देखने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप लास्ट तक देखिए, बट आपको खुद ही समझ में आएगा कि लास्ट तक क्या क्या मसाला निकल के आ रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि 10 मिनट में पूरी इन्वेस्टिंग, मेरी जो किताब है, जहां तक हो सके मैं उसको कंप्रेस करके आपके सामने लाऊं।
तो पहली बात है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप क्या हैं? आप एक ग्रोथ कंपनी है। मैं एक इंसान को कंपनी की तरह ढूंढ रहा हूँ। ग्रोथ कंपनी है क्योंकि उसका आगे बहुत ग्रोथ है। वो मेडिकल लेगा, वो इंजीनियरिंग करेगा, वो कॉमर्स पढ़ेगा, बीकॉम पढ़ेगा, वो आर्ट्स पढ़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा उसको खुद नहीं पता। तो एक ग्रोथ कंपनी है, वो कहीं पे भी जा सकता है, एक आईपीओ की तरह आप समझ लो। सो क्लास 10 से कोई निकलता है एक आईपीओ की तरह, किसी को पता नहीं क्या है, वो मार्केट में आ रहा है। 11 12 कॉलेज ईयर्स आप एक ग्रोथ कंपनी हो, आपके सामने सिर्फ ग्रोथ है, आपको बढ़ना है लाइफ में, आपको रुकना नहीं है। तो पहली बात हो गई ग्रोथ कंपनी। सेकंड, सपोज आपकी नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लग गई, आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए और आप अपना आराम से कहीं इंजीनियर बन गए, कहीं जेई बन गए, मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, कहीं प्रोफेसर बन गए, कहीं टीचर बन गए, एक स्टेबल इनकम आ रही है, आप धीरे धीरे लाइफ में बढ़ रहे हैं, आपके घर में गाड़ी है, बंगलो है, ड्राइवर है, कोई चिक चिक नहीं है, कोई झंझट नहीं है। महीने की 25 तारीख भी वैसे ही निकलती है जैसे महीने की 5 तारीख निकलती है, इसके बीच में कुछ मतलब है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो फिर आप बन गए ब्लू चिप, एकदम स्टेबल स्टेडी, कोई चमत्कार होने वाला है नहीं। आपने जो करना था लाइफ में कर लिया, आपकी शादी भी हो गई और आपको पता है इतने ही पैसे आएंगे और आगे आएंगे नहीं, तो आप इतने स्टेबल हो गए, अब आप हो गए ब्लू चिप कंपनी। इस बीच में जब आप ग्रोथ कंपनी थे तो आपके कॉलेज में एक ऐसा लड़का था जो पढ़ता लिखता नहीं था कुछ भी, इसे उपद्रव मचाना इधर उधर, कोई उसको कुछ बोलता था बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। आपको पता चला कोई दिन कि वो तो बड़ी फैक्ट्री खोल लिया है। तो कैसे खोला? वो शायद एक पेनी स्टॉक था, उसके जैसे 20 25 50 और बच्चे होंगे, उसमें एक ही फैक्ट्री खोल पाया है, बाकी 10 20 इधर उधर ही लौट रहे, घूम रहे, फिर रहे हैं और उनको खाने पीने की तकलीफ है। तो पेनी स्टॉक का कंसेप्ट हो गया कि 10 20 50 100 में से एक कुछ कर जाता है और वो एक को देखकर सबको ही देखते, अरे यार क्या कर गया उसको, यार क्या कर गया। तो पेनी स्टॉक का कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ। उसके बाद आप तो ब्लू चिप हो गए, आपकी नौकरी लग गई, स्टेबल इनकम है, 1 तारीख को पैसा आता है, सब कुछ अच्छा है। आपके साथ एक जन पढ़ रहे थे, वो समझिए, तो ब्लू चिप का मैं एग्जांपल देता हूं। ब्लू चिप हो गए मतलब कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, या आप नेस्ले हो गए, एचयूएल हो गए, या आप समझिए डीमार्ट हो गए, रिकमेंडेशंस ऑब्वियसली नहीं है। तो ये सब टाइप के अगर आप शेयर जैसे देखेंगे तो सालों साल कोई कम कोई बेसी, कभी डीए मिला कभी नहीं मिला, कभी बोनस मिला कभी नहीं मिला, लेकिन आप खुश हैं, आपकी लाइफ खुश है, जिंदगी खुश है, सब कोई घर में खुश है। तो वो एक कंसेप्ट हो गया आप ब्लू चिप का। पेनी स्टॉक हो गए जो भी 2 रुपए के नीचे वाले शेयर, जो बरसाती मेंढक जिसको हम कहते हैं कि 3 साल में 1 साल में एक और निकलते हैं, कि वो 2 रुपए वाला 8 रुपया हो गया, तो आपको पार्टी में मिलेगा। पता है मैंने वो लिया था 2 रुपए में, भी 6 रुपया हो गया। कितने लिए थे तूने? 2500 शेयर। तो 2500 शेयर में मतलब क्या कमाया तुमने? या तो तुम लेते 2 लाख 5 लाख शेयर, तुम्हारी लाइफ पलटनी चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू इट, ब्लू चिप अपना हो गया। उसके साथ एक है, आपके साथ जो एक इंसान काम कर तो पढ़ रहा था, अच्छा पढ़ रहा था, अच्छा काम कर रहा था, वो बोला मैं अपना ही बिजनेस करूंगा। तो आपको मिलता है कभी, आप बोले भाई क्या कर रहा है तू? तो वो बोल रहा है भाई मैं तो ट्रैवल एजेंसी कर चलाता हूँ और ट्रैवल टूरिस्ट गाइड है, मेरा एक होटल भी है। तो आप बोले बहुत तरक्की कर लिया तू, बहुत अच्छा हो गया लाइफ में। तो वो कह रहा है, बोला आपने पूछा होटल कहाँ है तुम्हारा? बोला मेरा एक होटल आगरा में है, एक होटल मेरा जैसलमेर में है। तो भाई अच्छी बात है, होटल आगरा और जैसलमेर में है तो अच्छा ही चलेगा, लोग आते होंगे जाते होंगे, आपके होटल रुकते होंगे, आपकी कमाई होती होगी। लेकिन वो बोलते लेकिन यार एक तकलीफ है। बोले क्या? बोले यार धंधा 6 महीने ही चलता है, 7 महीना चलता है, उसके 3-4 महीना तो ठंडा ही रहता है। बोले क्यों? बोला इसलिए क्योंकि गर्मी में ना कोई आगरा आता है ना जैसलमेर आता है, सब सर्दी में काम होता है। तो वो हो गया सिक्लिकल बिजनेस, जो कभी धूप कभी छाव, आज अच्छा कल खराब, फिर अच्छा फिर खराब। तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि कॉलेज लेवल के बच्चे के लिए सारा किताब, सारी इन्वेस्टिंग का ज्ञान मैं सोचा कि मैं 10-15-20 मिनट में डाल सकता हूँ क्या। तो ये अटेम्प्ट है उसका। अगर कुछ चीज आगे पीछे लग रही है तो आपको वेट करना होगा, बिकॉज आगे आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि अच्छा लग तो अच्छा रहा है, गाड़ी अच्छी है, उसके ड्राइवर अच्छे हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं, घड़ी अच्छा पहना है, परफ्यूम लगा के आए हैं, लेकिन है सिक्लिकल बिजनेस, 4 महीना कमाता नहीं है, बाकी 7-8 महीने उसकी कमाई होती है। तो ऐसे इंसान को आप बोलेंगे क्या अच्छा है कि खराब? लेकिन अगर आप उसे जून में मिलेंगे तो आप बोलेंगे यार बहुत खराब है उसका टाइम। तो अभी आप दिसंबर में मिलेंगे, आप बोलेंगे उसका टाइम ही नहीं है, सिर्फ नोट गिनता है सारे दिन। तो ये हो गया हमारे सिक्लिकल बिजनेस। जैसे टाटा स्टील हुआ आपका, या आप समझिए आपके टाटा मोटर्स हो गए, अब तो सिक्लिकल उतना नहीं रहा, अशोक लीलैंड हो गया। सीमेंट सिक्लिकल नहीं है इंडिया में, बट टेक्निकली सीमेंट सिक्लिकल माना जाता है। ऑयल कंपनीज हो गई, तेल की कंपनियां हो गई, और उसके बाद सिक्लिकल बिजनेस में आप वेदांता को मानेंगे सिक्लिकल है, क्योंकि कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो सिक्लिकल बिजनेस में लंबे तौर पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि वो होटल के भाड़ा एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है। इस बीच आपका एक कोई फ्रेंड मिला जो बचपन से ही आपके साथ था, जो ग्रोथ इन्वेस्टर ही रह गया जिंदगी भर। उसने कोई कंपनी खोली है, उस कंपनी में उसने बहुत ग्रोथ किया है, वो डेवलपमेंट बाहर से उसको पैसे आ रहे हैं और वो नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है, शायद वो एफएमसीजी के हैं या फार्मा कंपनी लॉन्च कर दिया, फार्मा कंपनी लॉन्च किया तो आपको मिलता है। तो आप बोले भाई तूने क्या किया? तो कॉलेज का रियूनियन ही समझ लो, आप सबसे मिल रहे हो। तो वो बोल रहा है कि मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो एक गोली खाती है आदमी की हाइट 2 इंच बढ़ जाती है। मतलब समझो उसकी क्या ग्रोथ होगी। वो एक ग्रोथ कंपनी है, वो एक टेस्ला है, वो एक समझिए वो एक आज से 5 साल पहले अमेजन है। वो टाइप की कंपनियां भी, वैसे लोग भी रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी हर वक्त खराब रहती है। वो हर वक्त डरे पड़े रहते हैं कि कल चैट जीपीटी बनेगा तो मेरा गूगल कैसे चलेगा। उनको हर वक्त ये डर सताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो गाड़ी कौन खरीदेगा मेरी। तो ये टाइप के लोग जो होते हैं, ये ग्रोथ कंपनी होती है, लेकिन इनका ग्रोथ से इनकी लाइफ में चैन नहीं है। लाइफ में चैन है आपके ब्लू चिप से। आईएएस ऑफिसर आराम से बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे बड़े मजे में। तो आईएएस ऑफिसर का जो काम है वो हो गया ब्लू चिप इन्वेस्टर। ग्रोथ कंपनी हो गई, जैसे आप समझिए आज से कुछ साल पहले पेज इंडस्ट्रीज था, डीमार्ट था, बजाज फाइनेंस हुए। अब बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर का जो कलेजा है ना, वो मुंह में ही रहता है हर वक्त, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इस टाइप की कंपनियां जो होती है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ कंपनियां होती है। एक और चीज, अब ये सब करते करते आप सोच रहे हैं कि यार
मैं भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, हो गया बहुत कुछ। तो आप अपने गाँव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, आप क्या बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? आपको नॉर्मली बिज़नेस ऐसे समझ आता है, अरे रेस्टोरेंट वाला बहुत कमा रहा है, ₹20 की इडली बनाता है और 100-120 की बेचता है, बहुत कमाई है इसमें। आप क्या कर रहे हैं? आप बिज़नेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो इसी ढंग से हम पीछे जाकर वो बिज़नेसेस देखते हैं जो लोगों के लिए पैसा बनाए हैं। मैं शेयर मार्केट के एंगल को बार-बार ला रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हम शेयर मार्केट और नॉर्मल चीज़ों को कैसे रिलेट करें। अचानक तो आप जाके इडली डोसा की दुकान नहीं खोलते हो ना, आप तो देखते हो भाई पुराना जो इडली डोसा वाले दुकान वाले हैं उनका घर बिका है कि उनका घर टिका है। अगर आप स्टॉक मार्केट के एंगल से इसको देखें कि मैं स्टॉक मार्केट के एंगल से कैसे इसको फ्रेम कर दूं, तो हम करते हैं बिजनेस मॉडल एनालिसिस। मतलब दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने कमाया टेक्नोलॉजी में, सबसे उससे कम कमाया फार्मास्यूटिकल में, उससे कम कमाया कंज्यूमर में। टेक्नोलॉजी में मतलब कमाया मतलब सॉफ्टवेयर कंपनियां, नैस्डैक की 200-300 कंपनियां, उसमें 10-20-50 खत्म होती है, 2-5 पैसा बनाती है, बाकी 100-150 उधर ही रोते मरते पिटते रह जाते हैं। सेकंड हुआ फार्मास्यूटिकल, मर्क हुआ, फाइजर हुआ। तो इन सब की कंपनियां, आपकी तेजी हो या मंदी हो, आपको दवाई तो खाना ही है। मंदी में ब्लड प्रेशर और होगा तो दवाई और खाएगा आदमी, हार्ट की तकलीफ और होगी तो और खाएगा मंदी में, और तेजी में तो खाते ही खाते हैं लोग। तीसरी बात हो गई कि अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो कंज्यूमर कंपनियां, तो कंज्यूमर कंपनी में क्या होता है कि स्टेबल, मतलब आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि आपकी इनकम कम है तो आप कम प्रोडक्ट यूज करेंगे और इनकम ज्यादा है तो ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट उतना ही यूज करेंगे जितना आप करते हैं नॉर्मली। फोर्थ हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सब टाइप की जो कंपनी होती है बिजनेस मॉडल एनालिसिस होती है। आप कभी भी किसी से उधार से पैसा लेकर आप एक ट्रैवल एजेंसी और होटल नहीं खोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि साल में 4 महीना तो चलेगा नहीं, मैं उधार कैसे चुकाऊंगा। तो अगर आप सिक्लिकल बिजनेस कर रहे हैं, सिक्लिकल जो ट्रैवल एजेंसी है, जो हमारे टाटा स्टील हुए, हमारे वेदांता हुए, हमारे ऐसे टाइप के बिजनेस है, तो आप हर वक्त 20 बार सोचेंगे कि मैं करूं कि नहीं करूं, उधार लेके करूं कि खुद के पैसे से करूं। तो ये कंसेप्ट लगाते हैं बिजनेस मॉडल एनालिसिस की। हम पीछे जाकर देखते हैं, जो मैं आपको पीछे हमने ईकेआई एनर्जी जब डिस्कस किया था आस्क पसंद में, मैंने बोला ग्लोबली कोई ऐसी कंपनी नहीं है। मैंने जब पैंटालून लिया था, जब हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे तो हम समझेंगे, मुझे वॉलमार्ट दिखता था, वो वॉलमार्ट हुआ कि नहीं दूसरी बात है। डीमार्ट जब मैं लिया था तो मैं वॉलमार्ट देखता था कि वॉलमार्ट जैसा डीमार्ट हो सकता है कि नहीं। तो एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल कोई कंपनी हो जहां पे आपको ये पता चले कि वो कंपनी पैसा कमाई है कि नहीं कमाई है, ये समझ में आता है। चलो कि आपको होटल का बिजनेस नहीं करना है, आपको ट्रैवल एजेंसी नहीं खोलनी है, आपको गाड़ियों का भाड़े पे नहीं चलाना है, रेंटल कार का काम नहीं करना है। आप क्या करते हैं, आपका जो दोस्त जो जैसलमेर में है, अभी ध्यान से सुनना, जो जैसलमेर में है और जो आगरा में है, आप बोलते हैं यार मेरे को 15 लाख रुपए लगाने हैं, मैं तेरा एक होटल में हिस्सेदारी ले लेता हूँ 10% की, 5% की, तो तू लगवा दे। वो बोलेगा हाँ ठीक है दे दो। उसके पहले आप क्या देखेंगे, उसके पहले आप देखेंगे ये कमाता तो बहुत है, कैश फ्लो है इसके पास, लेकिन घर में पैसा नहीं देता है। घर में अगर कोई बोलता है कि खर्चे का, इस बार बिजली का बिल ज्यादा आ गया, तो चिक चिक करता है घर में, या बोलता है कि ये आप सब्जी का बहुत महंगा ले आए, कम से कम सब्जी का दाम लाइए। अपने माँ बाप को पैसा नहीं देता है, अपने भाइयों को पैसा नहीं देता है, भाई बेचारा बीमार है लेकिन ये उसका इलाज नहीं कराता है, अपनी बहनों को नहीं देखता है। ये हो गया खराब मैनेजमेंट। तो खराब मैनेजमेंट के साथ आप कभी काम नहीं करोगे। आप समझिए खराब मैनेजमेंट जो है ना, वो अच्छे खासे बिजनेस को भी खराब कर देता है, लेकिन जीरो नहीं करता है। वो हम फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब हम इलाबोरेटली मैनेजमेंट करेंगे। तो खराब मैनेजमेंट के साथ आप हिस्सेदारी करोगे, जो अपने घर में पैसा नहीं दे रहा, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा, अपने भाइयों को नहीं कर रहा, अपने दोस्तों के साथ सबसे पैसा लेकर रखा है, सबको बोलता है नहीं यार अभी तो नहीं है, जब होगा तो दे दूंगा। ऐसे आदमी के साथ आपको डील करने में 20 बार सोचना पड़ेगा कि मैं करूं कि नहीं करूं। ये हुआ खराब मैनेजमेंट। और ये हुआ जो डिविडेंड कम देता है। डिविडेंड कम क्यों देगा, बिकॉज उसको देना ही नहीं है घर में पैसा, अपने पास पैसा रखेगा। अगर वो कमा भी रहा है तो अपने पास रख रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है। खराब मैनेजमेंट का एक और है, आपको पता है कि ये आदमी अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन ये क्या है, ये अपने उधार जिससे सामान लेता है ना उसको पेमेंट नहीं करता है। अब जो आपका होटल वाला है वो बेडशीट वालों को पेमेंट नहीं कर रहा है, वो जो उसके होटल में सप्लाई कर रहे हैं खाने पीने का सामान उसको 1 महीना 2 महीना डीले से पेमेंट कर रहा है। मतलब कि वो कैश फ्लो उसका नहीं है और वो मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो ये एंगल से आपको लगेगा नहीं यार इसके साथ तो मेरे को हिस्सेदारी नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, रिव्यू करते हैं क्विक। सिक्लिकल कंपनी कौन सी है, ब्लू चिप कौन सी है, उसके बाद आप देखें कि डिविडेंड यील्ड कौन सी दे रही है कंपनी, जो डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, ग्रोथ इन्वेस्टर्स, ग्रोथ कंपनी कौन सी होती है, मैनेजमेंट कैसा होता है। हम बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ये देखेंगे कि लोग कमाए कि नहीं कमाए। तो इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको एक पूरी इन्वेस्टिंग जो है ना वो आपके इर्द गिर्द लोगों के हिसाब से समझ में आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं यहाँ पे कि आपको शायद पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, 80% से ज्यादा कंपनियां बंद इसलिए होती है क्योंकि उनका कैश फ्लो खराब होता है। कैश फ्लो मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होता है। कैश फ्लो ये होता है आमदनी अठन्नी खर्चा 25 पैसा, बचे 25 पैसा। लेकिन आपने उधार में इतना सामान ले लिया, इतनी कंपनियां खोल ली, इतना स्टॉक कर लिया, इन्वेंट्री को, गुड्स को, अपने सामान को इतने उधार में बेच दिया। नहीं, उधार में लेना तो अच्छी बात है क्योंकि जब आप उधार में लेते हो तो आपका कैश कम लगता है। इतने उधार में आपने बेच दिया, इतने दूर दूर जगह तक बेच दिया कि वो लोग आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो जब वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं पैसा, तो आपका कैश फ्लो हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब कैश फ्लो नेगेटिव, सॉरी कैश फ्लो हो गया आपका माइनस में, नेगेटिव हो गया क्योंकि आपके पास कैश ही नहीं देने को। तो ऐसी कंपनी में आप क्यों करना चाहेंगे काम कि आप 5 लाख, बहुत जनों को आप देखेंगे यार कमाई तो बहुत है, 3-4 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं, लेकिन पैसा पता ही नहीं कहां चला जाता है। वो पता सब है, आपका पैसा कैश फ्लो में क्या गड़बड़ है। वो आपको इन्वेंट्री देखना होगा, आपको उधार आप ज्यादा बेच देते हो, आप स्टॉक बहुत रख लेते हो। कुछ लोग हैं कि सस्ता माल मिलते ही 4 महीने का माल खरीद लेते हैं। अब वो घरों में होता है ना कि अगर नेस्कैफे के डब्बे के साथ अगर एक कॉफी मग फ्री मिल रहा है तो आप 6 खरीद लो एक साथ, कॉफी मग तो आ गया। अरे भाई अगले 6 महीने का आपने स्टॉक क्यों कर लिया, नहीं कॉफी मग मिल रहा था इसलिए हमने कर लिया। अरे कंपनी तो चाह रही थी कि आप 6 महीने का खरीद लेते, अभी तो कॉफी मग दे रही थी आपको। तो ये सब प्रॉब्लम जो होती है ये होती है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। फाइनली अब आप ओल्ड एज हो गए हैं।
ओल्ड एज हो गया, आपने दुनिया बहुत देख लिया, दोस्तों को मिल लिया, कर लिया, उम्र आपकी बढ़ रही है, आप ओल्ड एज हो गए हैं। तो ओल्ड एज होने के बाद आप क्या करेंगे? आप सोचिए, ओल्ड एज होने के बाद आप सारा रुपया बैंक एफडी कर देंगे और पेंशन की कमाई करेंगे। आपको कोई कुछ नहीं अब रहा कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर बनूं, मैं किसी के होटल में पैसा लगाऊं, मैं किसी की टैक्सियों में हिस्सेदारी रखूं, मैं उबर चलाऊं, मैं ओला चलाऊं, कुछ नहीं। नहीं भाई, जिंदगी के झंझट हो गए खत्म। अब अपने भगवान का नाम लो, राम नाम भजो, अब शांति से बैठो। वो हो गए आप डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर्स। आपने पैसे लगा दिए, आपकी कंपनी 4% हर साल डिविडेंड यील्ड देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। तो ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये वैसे ओल्ड एज वाले होते हैं जो बहुत स्टेबल, उनको लाइफ में कोई चमत्कार नहीं चाहिए। जो चमत्कार चाहिए था उनका हो चुका है। अब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। तो ये अलग अलग तरीके के इन्वेस्टिंग थीसिस है। अगर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सब नाम आएंगे, और आप कोई भी इंसान से मिलेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे मिलेंगे, तो आपको ये देख के समझना चाहिए कि ये इंसान का जो बिजनेस है, ये सिक्लिकल है, ये ब्लू चिप है, ये ग्रोथ बिजनेस है, कि ये डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर है। तो डिविडेंड यील्ड बिजनेस क्या होगा? अब किसी ने समझो एक ही दुकान खोली है फार्मेसी की। फार्मेसी में क्या फायदा? क्या है फार्मेसी में? एक तो कोई भी दवाई आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। अब आपने कपड़े की दुकान खोल ली तो 2 बार तो कोई आके खरीद लिया भाभी जी ने, तीसरे बार तो बोला नहीं ये तो उसने भी खरीदा, मैं तो नहीं लूंगी ये साड़ी। तो आपका वो इन्वेंट्री खराब हो जाता है। फार्मास्यूटिकल में कोई भाभी जी, कोई आंटी जी, कोई अंकल जी नहीं बोलेंगे कि सरदर्द पे उसने क्रोसिन खाया था तो मैं अब सरदर्द पे क्रोसिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाना तो क्रोसिन ही है ना। तो आउट ऑफ फैशन नहीं होता है जो होता है दवाई की कंपनी, लेकिन वो कमाएगा एक्स्ट्रा नहीं, वो उतना ही कमाएगा। तो वो हुआ डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर। तो ऐसे ऐसे तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग सीखें और स्टार्ट करें, लेकिन मेरा सबसे पहले यही आपको अनुरोध है, यही आग्रह है कि आप पढ़ें, आप किताबें पढ़ें। हमारे जमाने में तो सिर्फ किताबें होती थी। जब मैं स्टार्ट किया था तब तो वॉरेन बफेट का नाम भी नहीं पता था, बट उसके बाद वो इंडिया में किताबें लिखने लग गए लोग। ऐसे ऑनलाइन फोरम्स हो गए, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ जो भी आपको लगता है कि जो ज्ञान बढ़ाने, जैसे ये वाला यूट्यूब है, ये कोई भी कॉलेज वाला, कोई भी स्कूल वाला रिलेट कर पाएगा इसके साथ कि कैसे इसको इन्वेस्टिंग के लिए हम आगे बढ़ाएं। तो इस टाइप की अगर आप किताबें पढ़ते हैं या इस टाइप के आप विजुअल देखते हैं तो आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है।